तो यहाँ पे अभी तक हमने बात की थी कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मिटिगेशन मेजर्स, तो अलग अलग मिटिगेशन मेजर्स क्या है इसमें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चला है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका 50% वॉल्यूम है या 50% शेयर है ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर इसको कम करना है तो आपको अलग अलग तरीके आपको यूज करना है, जिसमें सबसे मेन तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करना, यानी जो विंड है या फिर जो सोलर पावर है उसका यूटिलाइजेशन करना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट और प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है। यानी कि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन हम इसका कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन का रेट, कन्वर्जन का परसेंटेज आपको बढ़ाना होगा। जैसे कि आज की डेट में भी बहुत सारे विंड पावर्स या विंड मिल्स अवेलेबल है, सोलर पैनल्स भी हम यूज कर रहे हैं, और सोलर पावर, सोलर के बेसिस पे पावर जनरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज, इसका जो कन्वर्जन है वो आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो आपका फोसाइल फ्यूल के बेसिस के जो डिपेंडेंसी है उसका परसेंटेज आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो भी फोसाइल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं जैसे कि कोल है या फिर ऑयल्स है या फिर पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी एलपीजी जो गैसेस है, ये सब डिप्लीटिंग सोर्सेस, यानी कि ये अभी डे बाय डे इसका जो मेन सोर्स है ये क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है और कुछ सालों में शायद खत्म भी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा कि एक तो अगर आप फोसाइल फ्यूल का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, यानी कि फोसाइल फ्यूल की जगह आप अगर ऐसा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज करेंगे जिसकी वजह से कार्बन एमिशन का परसेंटेज या कार्बन एमिशन का जो लोड है वो भी कम हो जाएगा, और जो डिप्लीटिंग सोर्सेस पे भी जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करना। उसके अलावा जो मेन बात है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, क्योंकि पावर जनरेशन की बात होती है जिसकी वजह से आपको कोल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल या गैसेस यूज करना पड़ते हैं। तो अभी उसके लिए सब्स्टिट्यूट हो सकता है विंड मिल्स के बेसिस पे पावर जनरेशन या सोलर पैनल के बेसिस पे पावर जनरेशन। अभी जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें भी जो फ्यूल्स है, तो फ्यूल के आप अलग अलग सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं या फिर जो कुछ अलग अलग मॉडिफाइड फ्यूल्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी बेसिस पे भी आप ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर आज के डेट में हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह अभी जो प्योर पेट्रोल था, तो जो गैसोलाइन जिसको हम कहते हैं, तो पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं जगह 5%, 10%, 15%, 20%, और कुछ कंट्रीज के टारगेट जो है अभी 50% इथेनॉल मिक्सिंग के। यानी कि जो प्योर पेट्रोल है उसका जो लोड है वो कम करना, इथेनॉल को ऐड करना, ये एक सब्स्टिट्यूट मेथड है। और दूसरी मेथड जो है जो ई व्हीकल जिसको हम कहेंगे, तो ई व्हीकल इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अभी ई व्हीकल्स ऑलरेडी साइंटिस्ट ने रन कर चुके हैं, उसके कुछ कमर्शियल्स व्हीकल्स भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है बैटरी, और जो बैटरी का मटेरियल है जनरली वो लिथियम बैटरीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब तक ये लिथियम बैटरी की कॉस्ट कम नहीं होगी, जिसके बेसिस पे ये ई व्हीकल की कॉस्ट होती है, और अगर आप ई व्हीकल की कॉस्ट देखेंगे तो ये कॉस्ट बहुत हायर साइड में आज के डेट में। इसीलिए ई व्हीकल एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अगर अच्छा सॉल्यूशन भी है, लेकिन कॉस्ट की वजह से ये जनरल पब्लिक या नॉर्मल सिटीजन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो है लिथियम बैटरी, या बैटरी का सब्स्टिट्यूशन या मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, या फिर लिथियम बैटरी की जो कॉस्टिंग है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर ये कॉस्ट लिथियम बैटरी की ड्रॉप होती है या फिर लिथियम बैटरी की जगह दूसरे कुछ सब्स्टिट्यूशन आ जाए, जो बैटरीज चीप रेट्स में अवेलेबल होंगी, जिसकी वजह से ई व्हीकल का जो कॉस्टिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद में
जो आपकी पेट्रोल डीजल या जो सीएनजी बेसिस पे व्हीकल्स है उसकी डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी और स्टेप बाय स्टेप मैक्सिमम लोग यहाँ पे ई व्हीकल्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कार्बन एमिशंस का जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे कम हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग सॉल्यूशंस आपको सोचने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको कार्बन एमिशंस कम करना है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका परसेंटेज कम करना है और जिसकी वजह से ही आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज है या फिर वॉल्यूम है और हीट होल्डिंग कैपेसिटी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस आपको सोचने। तो अब अगर आपको डेली बेसिस पे ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखना है तो उसमें आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर रूटीन की बात करेंगे, नॉर्मल सिटीजन्स की बात करेंगे, कॉमन पर्सन की बात करेंगे तो आपको डेली बेसिस में कुछ सिंपल बातें करनी है। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर्स या टीवी यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो जैसे ही आपका काम होता है तो वो टर्न ऑफ करने चाहिए जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है या पावर कंजम्पशन है वो रिड्यूस होना चाहिए। अगर पावर कंजम्पशन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पावर जनरेशन आपको कम करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपका जो फॉसाइल फ्यूल जो है उसका कंबशन कम हो जाएगा और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस या जो फ्लू गैसेस है वो कम हो जाएंगे और फिर टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में हो सकता है। तो जैसे ही इंडिविजुअल को लगता है कि सिर्फ एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप या एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बंद होने की वजह से क्या होगा, लेकिन अगर आप हर एक कंट्री का पॉपुलेशन देखेंगे, हर एक कंट्री के अगर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का आप यूटिलाइजेशन देखेंगे और उसके मैक्सिमम आवर्स डेली बेसिस पे देखेंगे तो वो नंबर बहुत बड़ा है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल अगर इंडिया में देखेंगे तो 125 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है और उसमें से अगर 50% भी अगर लोग कुछ यूज करते हैं तो वो नियर अबाउट जो 70 करोड़ के आसपास या फिर 60-65 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है वो जो गैजेट्स है अगर वो टर्न ऑफ हो जाते हैं तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल या जो पावर जनरेशन है उसका डिमांड कम हो सकता है। तो ये आपको रूटीन एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा वोल्टेज बचाना है या फिर थोड़ा वैटेज बचाना है या फिर केवीएच लोड बचाना है और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट आपको अच्छे दिख सकते हैं। दूसरी बात है जो आप नॉर्मली शॉवर्स लेते हैं तो यहाँ पे आप गैस हीटर्स यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल गीजर्स यूज करते हैं तो दोनों इसमें भी इनडायरेक्टली आप फोसाइल फ्यूल्स ही यूज करते हैं क्योंकि गैसेस में भी आप एलपीजी यूटिलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो पावर जनरेशन के लिए भी आपको पावर प्लांट में फोसाइल फ्यूल ही यूज करना पड़ता है। तो अगर आप ये जनरलाइज जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उतना ही अगर आप चलाएंगे तो यहाँ पर वाटर भी सेविंग हो सकता है और जो पावर रिक्वायरमेंट है या फिर जो गैस रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी कम हो सकती है। उसके अलावा जो आपके नॉर्मल रूम्स होते हैं या फिर ऑफिसेस होते हैं तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो बेसिक नेचुरल मटेरियल से भी जो भी कर्टन्स तैयार हो जाते हैं अगर आप वो कर्टन्स भी ठीक तरह से आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल हो सकता है। जैसे कि अभी जहां पर टेम्परेचर अगर हाइयर साइड में तो आपको पहले से ही सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट जो अंदर आता है तो उसको रोकना है जिसकी वजह से आप टेम्परेचर कंट्रोल में कर पाते हैं और फिर आपके जो एयर कूलर्स या एयर कंडीशनर्स है वो आपके कम से कम यूज होने चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट लाइट यूज करना है, नेचुरल लाइट यूज करना है तो नेचुरल लाइट की वजह से भी आपका जो मेन ट्यूबलाइट का रिक्वायरमेंट होता है या फिर लैंप्स का रिक्वायरमेंट होता है या फिर जो इल्यूमिनेशन का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा डिजाइन ओरिएंटेड आपको देखना है, विंडोज ओरिएंटेड आपको देखना है जिसकी वजह से आप अगर नेचुरल लाइट मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तो आर्टिफिशियल लाइट की रिक्वायरमेंट कम होगी और फिर ओवरऑल जो लोड है एनर्जी का वो भी कम हो सकता है। और जब भी आपको वहां पे जरूरत नहीं होगी तब आपको जो मेन लाइट्स या फैंस या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे वो आपको स्विच ऑफ करने हैं। उसके अलावा
अगर हम पहले देखते हैं तो वो था इनकैंडेसेंट लैंप हम यूटिलाइज करते थे, और फिर बाद में हमने CFL यूज करना स्टार्ट किया जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब्स, और अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो LEDs। तो ये इनकैंडेसेंट लैंप का वैटेज अगर आप देखेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो बहुत हायर साइड में था। उसके कंपैरिजन में CFL का थोड़ा कम था, और CFL के कंपैरिजन में भी LED का आज की डेट में जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है। और उसके अलावा जो हम लैंप्स यूज करते हैं LED, तो उसका जो लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट सिंपल स्टेप है, जो आप एयर कंडीशंस की जगह एयर कूलर यूज करें या फिर एयर कूलर की जगह आप नॉर्मल फैन यूज करें। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपकी फैन ओरिएंटेड जरूरत पूरी होती है, कंफर्टेबल टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं, तो जो नॉर्मली आपने AC अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशंस यूनिट जो होते हैं वो एयर कंडीशंस में आपको रेफ्रिजरेंट्स यूज करना पड़ते हैं, और रेफ्रिजरेंट्स में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वो यूटिलाइज होते हैं, और जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस पे भी इफेक्ट होता है, और उसके अलावा जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर पे भी इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल क्लोरीन एटम जो है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतनी उसमें कैपेसिटी होती है। और इसी वजह से आज के रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में या फिर बहुत सारे अल्कोहल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके जो डीओज है या फिर परफ्यूम्स है या फिर जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम्स है, उसमें अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अवॉइड किया है या फिर सब्स्टिट्यूट किया है, और उसकी वजह से क्लोरीन फ्री जो एलिमेंट्स है वो अभी यूटिलाइज करना स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर आपने सिंपल कुछ कंसेप्ट्स आपने फॉलो किए, जैसे कि यहाँ पे विंटर सीजन में या फिर जब टेम्परेचर कम होता है तो आपको वार्म ड्रेसेस पहनना चाहिए, जिसकी वजह से आपको हीटर की जरूरत रूम में कम हो जाए। अगर हीटर की जरूरत कम होती है, यानी कि पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, ओवरऑल लोड भी कम हो सकता है। उसी तरह अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर हायर साइड में है, तो वहां पर भी ये फंडा यूज करना है कि आपको नॉर्मल जो टेम्परेचर है या फिर आपको कर्टन्स यूज करना है, फैंस यूज करना है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल आपको टेम्परेचर भी बढ़ना है। या फिर आप जो क्लोथ्स है वो लूज क्लोथ्स पहन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबल फील हो, या फिर फैन से भी आपका काम चल जाए। फिर जो हम एसीज यूज करते हैं या फिर जो फर्नेसेस यूज करते हैं, तो इसको रेगुलरली क्लीन करना जरूरी होता है। या फिर जो हम मेन कंबशन यूनिट में एयर यूज करते हैं, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो वो क्लीन होना जरूरी है। अगर ये क्लीन नहीं होता है तो ओवरऑल फर्नेस की या फिर जो AC का जो इफिशियंसी वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी या फिर लोड जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एयर फिल्टर्स जो यूनिट है वो एयर फिल्टर यूनिट आपको यूज करने चाहिए, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो एयर का कंजम्पशन है या फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन है, और फिर जो फर्नेसेस या AC जो यूनिट्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से लोड आपका कम हो सकता है। तो ये अलग अलग जो सिंपल कंसेप्ट है आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें से और एक कंसेप्ट है, अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस पे आपका कुछ काम है, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस में आपको व्हीकल की जगह आप वॉक ले सकते हैं, और जिसके थ्रू आपके जो मेन फोसाइल फ्यूल से वो फोसाइल फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। और फिर अगर हर एक पर्सन ऐसा अगर सोचेगा कि शॉर्ट डिस्टेंसेस में आपको व्हीकल्स की जगह आपको वॉक लेना है या फिर आप बाइसिकल यूज कर सकते हैं, तो वहां पर भी ओवरऑल लोड जो फोसाइल फ्यूल का वो भी बहुत कम हो सकता है। उसके अलावा ये प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ये एक ऑप्शन है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सिंक है, यानी कि स्टोरेज टैंक है, और ये बहुत सारा CO2 यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकता है। तो प्लांटेशन या फिर जिसको हम फॉरेस्टेशन कहते हैं या फिर ट्री प्लांटेशन, ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या डेवलपमेंट एक्टिविटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी जगह डिफॉरेस्टेशन हो चुका है और हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग जगह या फिर अलग रीजन्स में जहाँ पे आपको स्पेस अवेलेबल है वहां पे आपको ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने कुछ प्लांट्स कट किए हैं तो जो CO2 एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज था वो प्लांट्स का वो भी रिड्यूस हो चुका है, और जो एयर को प्यूरिफायर नेचुरल प्यूरिफायर था वो भी यहाँ पे कम हो चुका है। तो आपको प्लांटेशन करना भी जरूरी है, और जितने आइटम्स आप रिसाइक्लेबल यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप रिसाइक्लेबल आइटम्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो आइटम्स बनाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है या फिर जो आपको केमिकल्स लगते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो ये सभी का लोड थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आप रिसाइक्लेबल आइटम्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे बहुत सारे यहाँ पे रिसाइक्लेबल आइटम्स अभी यूज कर रहे हैं, जैसे कि पेट बॉटल्स है या फिर कुछ कैन्स यूज होते हैं या स्टेनलेस स्टील के पॉट्स हम यूज करते हैं। तो ये सभी बहुत सारी चीजें हम रिसाइक्लेबल यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में स्पेशली डेवलप कंट्रीज में अगर हम बात करेंगे तो डेवलप कंट्रीज में पैकेज फूड या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इसका फैट ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे डेली बेसिस पे जो सॉलिड वेस्ट का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करना पड़ता है, और ये आइटम्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या कंजम्पशन ज्यादा होता है, और ओवरऑल फॉसिल फ्यूल का भी कंजम्पशन हायर सेगमेंट होता है। तो ये बहुत सारे सिंपल बातें आप रूटीन लाइफ में कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं।